इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ और हिंदी में जो आज आपको मैं शब्द विचार पढ़ाऊंगी, ठीक है। यूपी टेट सी टेट की जो सीरीज चल रही है उसमें आज आपका जो है क्लास 9 है, ठीक है। और उसमें आज आप शब्द विचार पढ़ें, क्योंकि आज शब्द विचार ये बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। और आपको एक एक करके पढ़ाया जाएगा और लेकिन ये क्लास बड़ी भी होगी, क्योंकि एक ही क्लास में आपको सब कुछ पॉसिबल नहीं है। एक एक करके सब कुछ आपको बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार में सबसे पहले हम शब्द को पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या होता है शब्द, उसकी परिभाषा सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यानी कि आपको वर्ण पता है, ये क्या है आपके वर्ण, ये अलग अलग क्या है, सब वर्ण है, ठीक है ना। इनको जो मिलाकर जो शब्द बनेगा और जिसका कोई अर्थ निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे एक वर्ड आपने मिला दिया क, दूसरा मिला दिया म और तीसरा मिला दिया आप ल। इससे जो शब्द बना इन तीनों से, जिसका कोई अर्थ है, तो क्या हो जाएगा ये शब्द। तो इसको ये क्या हुआ, कमल। कमल यानी कि फूल हो गया। यानी कि वही कह रहा है वर्णों को सार्थक समूह का शब्द होगा, वही होगा आपका शब्द कहलाएगा। अब ये एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्डों से मिलकर एक समूह से जो क्या बना, ये शब्द बना, ठीक है ना। वही हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाते, वही बात है। यानी कि ये सार्थक ये जो आपका वर्ड है और इसका जो समूह है, इसकी जो ध्वनि निकलेगी वो क्या होगा, शब्द कहलाता है। यही मतलब है जो वर्ड होंगे आप एक वर्डों का जो सार्थक समूह होगा, ठीक है ना, वही आपका शब्द कहलाता है। केवल अलग से क लिख दिया, म लिख दिया, कॉमा लगा के, ये सब वर्ड होते हैं, ठीक है ना। अगर इसी को हम मिला के और एक शब्द बनाते हैं इसका, तो उसी को हम कहते हैं शब्द। और उस शब्द का हमेशा क्या होगा, एक अर्थ निकलेगा, सार्थक अर्थ, ठीक है ना। मतलब सार्थक और निरर्थक, निरर्थक कोई अर्थ उसका नहीं होगा, सार्थक कोई अर्थ होगा उसका, ठीक है। जैसे देखिए बालिका, अब इन शब्द वर्डों को मिला के हमने क्या बनाया, शब्द बालिका। तो बालिका का क्या है, एक अर्थ निकलेगा। बालिका किसको कहते हैं, लड़की को, ठीक है। उसी तरह से पुस्तक, ठीक है, इसमें भी क्या है, एक दो तीन चार वर्डों से मिलकर एक शब्द बना है, तो क्या हो जाएगा, ये पुस्तक। पुस्तक किसको बोलते हैं, किताब। वही कहा जाए वर्डों को मिलाकर, ठीक है ना। अब कोई सार्थक समूह होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द। सबसे पहले हम क्या समझते हैं, शब्द। फिर होता है आपका, देखिए ये आपको दोनों क्या हो गया, आपका शब्द की परिभाषा होगी। यानी कि शब्द को हम दोनों से समझ सकते हैं, सार्थक समूह को कहते हैं, ध्वनि समूह से भी को कहते हैं शब्द। अब आता है पद किसे कहते हैं, ठीक है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की स्थिति में हो, अथवा जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो आपका जो भी शब्द होता है, किसी भी वाक्य में कई शब्द हो सकते हैं, ठीक है। उन शब्दों को, ठीक है, जब मिलाकर कोई वाक्य बनता है, उस वाक्य का जाहिर सी बात अर्थ भी निकलेगा। जब उस शब्दों को मिलाकर वाक्य बनेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे देखिए, बालिका ने कपड़े सिले, ठीक है ना, तो ये एक वाक्य बना, ठीक है। बालिका एक शब्द, ने एक शब्द, कपड़े और सिले, यानी कि इसमें एक एक शब्द क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा, क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया। अगर ये वाक्य में नहीं प्रयुक्त होता तो ये शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये शब्द कहलाता है, इसी से हमने ये वाक्य बना दिया कि बालिका ने कपड़े सिले, ये वाक्य में क्या हो जाएगा, ये शब्द जो होता है पद। यही अंतर होता है शब्द और पद में। अंतर यही होगा कि शब्द जो होगा अलग अलग जैसे करके होगा। जैसे ये बालिका हो गया, पुस्तक हो गया, बस बड़ों का जो सार्थक समूह होगा उससे जो शब्द बन जाए वो होगा। लेकिन यही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, कोई वाक्य इससे बन जाता है, वो शब्द क्या हो जाता है, पद कहलाते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा शब्द और पद में। अब आते हैं इन शब्द, चूंकि हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार, तो शब्द विचार में आपने शब्दों का परिभाषा पढ़ लिया, पद पढ़ लिया, और इसलिए शब्द और पद का जानना जरूरी है कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसी का सब काम है और इसी का सब खेल है। अब हम जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है ना, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, और होता है क्या, व्याकरणिक प्रकार के आधार पे और अर्थ के आधार पे। इन सब के अलग अलग भेद होते हैं, ठीक है ना। सबके अलग अलग भेद है, हम सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे। एक ही वे सब कुछ पढ़ लेना और खिचड़ी पका देना वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए देखिए,
एक आपका होगा उत्पत्ति के आधार पे, सेकंड हो जाएगा रचना के आधार पे, थर्ड हो जाएगा प्रयोग के आधार पे, और फोर्थ हो जाएगा व्याकरणिक प्रकार के आधार पे और अर्थ के आधार पे। ठीक है ना। ये सब यानी कि शब्दों का जो वर्गीकरण है तो 5 प्रकार के होते हैं, और उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और व्याकरणिक प्रकार के आधार पे अर्थ क्या। अब इन सब के भी भेद होते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार में तत्सम, तद्बोध, सद, विदेश, संकर शब्द, इसमें रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ऐसे ही करके सब, विकारी, अविकारी, ऐसे ही करके सबके अलग अलग भेद। हम सबको एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे और तब आपको अच्छे से समझ में, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बहुत उससे पूछ देता है, आपको बारीकी पढ़ना जरूरी है। चलिए गाइस, अभी मैंने आपको शब्द विचार के 5 भेद बताए थे इसमें, ठीक है ना। तो आप उत्पत्ति के आधार, रचना के आधार पे, व्याकरण प्रकार के आधार पे, सब जो आपको मैंने बताया, मैंने एक एक करके आपको उसका भेद बताना। देखिए, जैसे देखिए आपको मैंने बताया भी कि सबके अलग भी भेद भी होते हैं, वो शब्द के भेद थे, ठीक है, शब्द विचार के सब भेद थे। अब आपके देखिए एक एक, जैसे अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रचना के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है ना। आपके उन 5 में से मैं एक पढ़ाने जा रही हूँ, कौन सा, रचना के आधार पर शब्द का भेद। देखिए, रचना के आधार पर शब्दों का जो भेद करेंगे तो 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कितने होते हैं? 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ शब्द, ठीक है, रूढ़ शब्द वो शब्द होगा जिसका आप विच्छेद करेंगे, जिसका आप खंड करेंगे, जिसको आप अलग करेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता होगा। ठीक है ना। अगर कोई अर्थ निकलता भी तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे परिभाषा से समझते हैं, वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, आप उसके टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन अगर यदि आप टुकड़े करते भी हैं, किया जाए तो उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। वर्षों से इन शब्दों का अर्थ वही चला आया है, आज भी अर्थ वही है, और 20 साल पहले, 50 साल पहले उन शब्दों का अर्थ वही था। ठीक है ना। लेकिन उन रूढ़ शब्दों को, ठीक है, उन जब किसी शब्द को आप अगर अलग कर मतलब खंड करते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है ना। तो वो क्या होगा? रूढ़ शब्द। लेकिन रूढ़ शब्द हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि उसके टुकड़े नहीं किए जाते। कैसे आप पहचानेंगे कि रूढ़ शब्द है? क्योंकि यही पहचानना सबसे बड़ी प्रॉब्लम में है। देखिए, मान लीजिए आप कोई शब्द, जैसे ये लिखिए घर, घर मैंने एक शब्द लिया, आप घर का टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है ना। अगर आप घर का टुकड़े करके देखिए तो क्या इसका अर्थ कोई निकलता है? तो घ और दो वर्ड है इसमें, ठीक है ना। इन 2 वर्डों को अलग कर दीजिए, घ को कर दीजिए, अर कर दीजिए, तो क्या घ का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। र का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो जब नहीं अर्थ निकल रहा है तो वैसे भी ये रूढ़ शब्द हो गया। इसका यही आपका परिभाषा आपके यही कहना चाह रहा है, जिन शब्दों का वर्गीकरण मतलब खंड कर इसको अलग करिएगा और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो रूढ़ शब्द होगा। यही आपकी परिभाषा, क्योंकि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर आप टुकड़े उसको पहचानने के लिए आप टुकड़े करते हैं तो टुकड़े करके आप देखिए क्या उसका कोई अर्थ निकलता है। तो जब अर्थ नहीं निकलता तो वो रूढ़ शब्द होगा। ठीक है ना। और जैसे अब मान लीजिए आज आप कह रहे हैं घर को घर, तो 50 साल पहले भी लोग घर को घर ही कहते थे। ठीक है ना। यानी कि वर्षों से उस शब्द का अर्थ वही था। आज अगर हम पानी को पानी बोलते तो पहले भी लोग भी पानी को पानी ही बोलते थे। यही मतलब रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द थे का कभी खंडन नहीं किया जा सकता। खंडन करने पे मतलब उसका अलग करने पे उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे पानी है, अब पानी को पा का क्या अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। नी का क्या अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। रूढ़ शब्द है। ठीक है। फल, फ और अल्लाह को अलग अलग कर दीजिए तो ये 2 वर्ड अलग अलग हो जाएंगे। इन दोनों वर्डों को कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। ठीक है। ये शब्द ठीक है ना। अगर इसको देखिए, इसको जब अलग कर देंगे तो कोई आपका अर्थ नहीं निकलेगा। अलग नहीं किए तो इसको क्या हो जाएगा? आपका अर्थ है। तो यही कहा जा रहा है कि वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, आप इनके टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए अगर इनको आपने टुकड़े कर दिए तो इसका कोई अर्थ होगा ही नहीं। ठीक है। ये होता है आपके रूढ़ शब्द कि टुकड़े करने पे उसके अर्थ नहीं निकलते हैं। और बिना टुकड़े, अब मान लीजिए ऐसे बोलेंगे तब तो शब्द होगा, क्यों? लेकिन इसी को आप टुकड़े कर देंगे तो ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट है, ये आपके रचना के आधार पे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ आपने पढ़ा, यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक है, ठीक है ना, शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के या शब्दांशों के मेल से बनता है
और इनके टुकड़े का भी अर्थ होता है, मतलब वो दो शब्दों से मिलके बनेगा, उन दोनों शब्दों के का भी, और अगर आप टुकड़े करेंगे उसका अर्थ होगा। ठीक है, जैसे देखिए देशभक्ति, ये दो शब्द है, देश और भक्ति। इसके आपने जब टुकड़े किया, देश अलग भक्ति अलग को, तो देश क्या हो गया कि आप जिस देश में आप रहते हैं उस देश हो गया। भक्ति भक्ति किसकी होती है? प्रेम, जो भावना आप देश के प्रति दिखाएंगे, भगवान के प्रति दिखाते, जो भक्ति आपकी होगी। तो यानी कि देशभक्ति को जो आपने अलग किया, तो दो देश का भी अर्थ निकलेगा, भक्ति का भी अर्थ निकलेगा। वही यौगिक शब्द दो या दो से आपके शब्दों से मिलकर बनेगा, ठीक है ना, और उन दोनों शब्द का अर्थ होगा। रूढ़ में तो क्या आपने अगर अलग कर दिया तो कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं, और यौगिक में दो शब्दों को आप अलग कर देंगे, दोनों का ही अर्थ निकलेगा। यही है डिफरेंस आपका, यही अंतर है रूढ़ और यौगिक शब्द में, ठीक है ना। बहुत इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको रचना के आधार पे सबसे पहले मैं शब्द विचार में आपको मैंने उत्पत्ति के आधार पे लिखा था, और दूसरे नंबर पे आपके रचना है। लेकिन रचना के आधार पे मैंने सबसे पहले आपको वेद इसलिए पढ़ा रही हूँ, इसको आप समझ लेंगे तो बाकी सब समझने में बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक इसी यही है, ठीक है, जो आप आसानी से समझ सकते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है? दो शब्दों के योग से तो बनेगा ये शब्द, लेकिन इसका जो अर्थ होगा एकदम अलग होगा, ठीक है। क्या होगा? दो शब्दों के योग से बने शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो। ये आपने जब समास पढ़ा होगा, उस समास में आपने बहुब्रीहि समास में पढ़ा होगा कि ये जो है क्या होता है, कोई विशेष अर्थ प्रदान करता है तो बहुब्रीहि समास होता है। उसका जब अलग करते खंडन करने पे, और जब उसका विशेष कोई अर्थ निकलता है, जैसे पीताम्बर, लंबोदर, ठीक है, इन शब्दों का क्या होता है, विशेष अर्थ होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे योगरूढ़ शब्द जितने होते हैं अधिकांशतः के क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास में आते हैं। इन समास इसमें योगरूढ़ शब्द वही होगा जो दो शब्दों के मेल से बनेगा, लेकिन इसका कोई विशेष अर्थ होगा, ठीक है। अपने विशेष अर्थों के लिए ये प्रसिद्ध होता है। देखिए चारपाई और खाट, ये दो शब्द हैं। अब चारपाई और खाट ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जो सोने वाली जो वस्तु होगी, ठीक है ना, उसी को हम चारपाई कहते हैं, उसी को हम खाट कहते हैं, ठीक है। यानी कि चारपाई का अर्थ क्या निकलेगा? जो सोने वाला, जिसपे हम सोते हैं, पलंग हो, चौकी हो, खटिया हो, जिसको भी जिस भाषा में बोली जाती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? चारपाई, ठीक है। तो सोने के लिए, मतलब इस चारपाई से आपको ये समझ में इसका जो अर्थ निकलेगा कि सोने के लिए जो वस्तु होती है उसी को हम चारपाई कहते हैं, उसी को हम खाट भी कहते हैं। गांव में लोग कहते हैं खाट बिछा दो, चारपाई बिछा दो, और शहरों में लोग पलंग, चौकी ऐसे करके होता है, यही चीज है। फिर होता है पंकज, ठीक है ना। पंकज का अर्थ होता है कमल, ठीक है ना। और कमल कहाँ खिलता है? ठीक है, कमल से मतलब है इसका विशेष अर्थ क्या निकलेगा? कमल जो है कीचड़ में खिलता है, तो पंकज से अर्थ कमल निकला, और कमल का क्या विशेष अर्थ निकलेगा? कि कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, ठीक। यही था आपका रचना के आधार पे शब्दों के भेद, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। रूढ़ शब्द वो शब्द जिसके आपने खंडन किया तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और आपने खंडन किया तो वो अर्थ नहीं निकले, बिना खंडन के तो अर्थ है, इसीलिए इसके टुकड़े नहीं किए जा रहे। लेकिन आपको रूढ़ शब्द पहचानना, अगर आपको कोई शब्द दे दिया और कहा कि बताइए कौन सा शब्द है, तो आप उसको खंडन करके देखिएगा, अलग करके, क्या इसका कोई अर्थ निकलता है। अगर अर्थ निकलता है तो आप केवल एक शब्द होंगे, वो उन शब्दों का जब अलग करेंगे तो वो वर्ड अलग हो जाएंगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है ना। यौगिक शब्द ऐसे याद रखिएगा, वो दो शब्द होंगे, दो शब्द दो शब्दांशों से मिलकर बनेगा, उन दोनों शब्दों का अर्थ होगा, ठीक है ना। जब दोनों शब्दों का अर्थ होगा तो यौगिक शब्द कुछ ऐसा ही शब्द दिया रहेगा जिसमें आपके यौगिक शब्द में कि आपको दोनों का अर्थ निकलेगा। योग रूढ़ ये भी दो ही शब्द से मिलकर बनेगा, लेकिन इन दोनों शब्दों का एक विशेष अर्थ होगा। ये योग रूढ़ शब्द अपने विशेष अर्थों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे पंकज से कमल, तो कमल कहाँ पे? कीचड़ में, तो ठीक है। ये ज्यादातर आपकी बहुब्रीहि समास में आता है, मैं आपको समास वाले इसमें पढ़ा चुकी। गाइस, ये था आपका शब्द विचार के, मैंने आपके इस 5 पार्ट्स में से एक पार्ट को आज कंप्लीट किया है, ठीक है ना। और मैंने बहुत अच्छे से आपको उदाहरण के साथ समझाया, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।